Good morning, student. Today topic is immunity. Immunity means resistance power against the pathogen. Immunity, the defense mechanism of the our body. ये immunity अपने body की डिफेंस मैकेनिज्म होता है ओवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ कोजिंग वायरस वगैरह जो डिजीज़ कोज करने वाले पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, इन सब के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आर टू टाइप, फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एट द बर्थ एंड नॉन स्पेसिफिक। एट द बर्थ का मतलब है कि ये जन्म से ही अपन को मिली होती है, पेरेंट्स से अपन को मिल जाती है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स होता है कि ये हर डिजीज़ के लिए क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं होती है। इसमें आते हैं जैसे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस। स्किन क्या करती है, बाहर से पैथोजन को एंटर करने ही नहीं देगी। म्यूकस क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल वगैरह के साथ अगर कोई कंटामिनेशन चली जाता है, बैक्टीरिया वगैरह, तो म्यूकस क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। कफिंग, अगर अपने माउथ के थ्रू कुछ पैथोजेंस वगैरह जाता है तो अपने यहाँ म्यूकस होता है गले में, तो वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाएगा और अपन के क्या होगी, कफिंग के साथ बाहर आ जाएगा। स्नीजिंग, अगर नाक के थ्रू कोई पैथोजन जा रहा है तो नाक के अंदर भी म्यूकस होता है, तो वो क्या कर लेगा, उसको अंदर जाने से रोकता है, और अंदर जाने से रोकता तो स्नीजिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट होता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर्स में क्या होता है कि अपना जो ऑर्गन्स होता है वो केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल क्या करता है, पैथोजन को किल करने का काम करता है। जैसे एक दे रखा है सीक्रेशन ऑफ स्टोमक। स्टोमक होता है वो HCl को सीक्रेट करता है। ये HCl क्या करता है, फूड के साथ जो कंटामिनेशन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन आता है सीक्रेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, तो वेजाइनल रूट से जो पैथोजन एंटर करते हैं उनको क्या कर देता है, किल करता है। नेक्स्ट आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होता है, अपनी जो WBC होती है वो क्या करती है, जो पैथोजेंस होता है उनको फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि उनको अंदर लेके उनका डाइजेशन कर देता है, तो ये फेगोसाइटोसिस होता है। इसमें जो सेल्स है, जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स होती है, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये सब क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस करेगी। देन इसके बाद में इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। इन्फ्लेमेशन में भी क्या होता है कि पैथोजन की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, जितना पैथोजन है वो उतना ही रहेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एंड फीवर, सेम फीवर में भी ऐसा ही होता है, जैसे ही अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पैथोजन ग्रो करना रोक देता है, तो उसमें भी पैथोजन की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड एडेप्टिव। ये क्या होता है, आफ्टर द बर्थ होता है, इसमें अपन इन्वायरमेंट से इसको एडेप्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स होता है ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ही होती है, और आफ्टर द बर्थ ये होती है। ये भी टू टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन ओवर बॉडी। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला है। जैसे पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन में क्या करते हैं, पोलियो क्या एंटीजन देते हैं और उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो पोलियो की जो वैक्सीन देते हैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। देन आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं कि बॉडी से बाहर जो एंटीबॉडी बनी हुई है रेडीमेड, उसको देते हैं, तो टेक रेडीमेड एंटीबॉडी। और बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इसके अंदर जो एंटीबॉडी होता है वो अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज डिप्थीरिया एंड टिटनेस। टिटनेस का जब अपन को इंजेक्शन लगता है तो उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। देन आता है एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है जो बाहर से दिया जाता है, टॉक्सिन वगैरह। जैसे पोलियो की वैक्सीन देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो एंटीजन ही होता है, वो पैथोजेंस होता है, तो उसको किल करके फिर देते हैं। और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी वो होती है जो अपनी बॉडी में बनती है, अपनी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट है एंटीजन। एंटीजन, दीज आर फॉरेन टॉक्सिन सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, फॉरेन टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं। एंटीजन वो होता है जो अपनी बॉडी का नहीं होता है, ये बाहर से आता है, तो बॉडी के बाहर से जो टॉक्सिन सब्सटेंस आते हैं उसको अपन बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं। जैसे पोलियो का कोई एंटीजन आया तो पोलियो का अपनी बॉडी का नहीं है, वो बाहर से आया है, तो वो हो जाएगा एंटीजन। मॉलिक्यूलर वेट इज
6000 डाल्टन। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 6000 डाल्टन होता है। मेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जो एंटीजन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हो सकते हैं। देन इसमें एपिटोप क्या होता है? एंटीजन का वो पार्ट जिस पे एंटीबॉडी से जाके अटैच होगा। एंटीजन का वो पार्ट जिस पे ऊपर एंटीबॉडी आके अटैच होती है उस पार्ट को अपन बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, मतलब एंटीजन का वो पार्ट जिस पे एंटीबॉडी आके अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एपिटोप। इसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेट भी बोलते हैं क्योंकि इससे एंटीजन की डिटर्मिनेशन करते हैं। द नंबर ऑफ दीज एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एंटीजन। जिसके किसी एंटीजन के ऊपर जितने एपिटोप होंगे उसको अपन उसकी वैलेंसी बोल देंगे, एंटीजन की वैलेंसी बोलते हैं। देन आता है स्टेप ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, मतलब जो एंटीबॉडी आती है वो एंटीजन को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट होता है डिफरेंस बिटवीन द अमेंडेड एंटीजन एंड एक्सटर्नल एंटीजन। जो एंटीबॉडी होती है वो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करती है कि ये एंटीजन अपनी खुद की बॉडी की है या बाहर की है। अगर बाहर वाली है तो उसको वो किल करेगी और अगर खुद की बॉडी की है तो उसको वो किल नहीं करती है। एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है वो अपने खुद की बॉडी की सेल्स को भी डैमेज करने लग जाती है, उसे बोलते हैं अपन ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है अपनी खुद की एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। जैसे ऑर्थराइटिस होता है उसमें खुद की ही बॉडी की एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो फर्स्ट काम होता है एंटीबॉडी का कि वो खुद की एंटीजन या फिर बाहर वाले एंटीजन को पहले आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट सेल, जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो बी लिम्फोसाइट बनाती है। अब ये बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, उस एंटीजन को फेगोसाइटोसिस करेगी। दैन एंटीजन डिस्ट्रक्शन बाय द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फिर क्या होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में अटैच हो जाती है, जिसको बोलते हैं अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो स्टेप दोबारा से, पहले क्या होता है, सबसे पहले तो जो अपना एंटीबॉडी होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये अपनी एंटीजन है या बाहर वाली एंटीजन है। फिर उसके अगर बाहर वाली है तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, प्लाज्मा बनाएगा और फिर प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट बनाएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा जिसके अंदर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। देन एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड इज इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी का जो दूसरा नाम है वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको, और इसको आईजी के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। आईजी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन। इज ए स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो एंटीबॉडी होती है वो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, विच फॉर्म बाय द प्लाज्मा सेल। ये गामा जो प्रोटीन होता है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है। तो प्लाज्मा सेल गामा प्रोटीन से क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। देन पैराटोप, एंटीबॉडी का वो पार्ट जिस पे एंटीजन आके अटैच होता है वो कहलाता है पैराटोप। तो पैराटोप द पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप। तो पैराटोप तो पार्ट होता है एंटीबॉडी का और एपिटोप पार्ट होता है एंटीजन का। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है तो पैराटोप और एपिटोप वाला पार्ट अटैच हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी इज वाई शेप। जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो वाई शेप होती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इज वाई शेप। ये वाई शेप का होता है। मेड ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। ये 2 तो हो गई हैवी चेन और ये 2 हो गई लाइट चेन हो गई। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। वाई शेप स्ट्रक्चर में अपर पार्ट में NH2 एमीन ग्रुप जोड़ना है, लोअर पार्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करना है। ये है पैराटोप, जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होगा तो इसको बोलते हैं पैराटोप, या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एंटीजन आके अटैच होता है। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है, और लोअर पार्ट होता है वो कांस्टेंट पार्ट होता है। ये हैवी चेन और ये लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाई शेप का हो गया। देन इसके बाद में आता है टाइप ऑफ एंटीबॉडी। टाइप ऑफ एंटीबॉडी में टाइप ऑफ एंटीबॉडी 5 टाइप एंड हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन मेड ऑफ किससे मिलकर बनी होती है, और ये फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट है IgG, ये गामा से मेडअप होती है और ये मोस्ट अबेंडेड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो IgG होती है। और अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो अपना एम्ब्रियो होता है, फिटस होता है, उसको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है।
देन आता है IgM, ये म्यू से मेडअप होती है और ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। IgM है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। एंड प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे ही अपनी बॉडी में एंटीजन आता है तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM। और ये क्या करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ द बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती है। देन आता है IgA, ये मेड अप द अल्फा, ये अल्फा से मेडअप होती है। एंड प्रजेंट इन द मदर मिल्क, ये मदर मिल्क का जो कोलेस्ट्रॉम होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें प्रजेंट होती है और बच्चे को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। देन आता है IgE, ये लिप्सलॉन से मेडअप होती है और ये एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक रेस्पॉन्स देती है। अगर किसी की बॉडी में IgE ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जी का जो टेस्ट कराते हैं उसमें भी अपन IgE को ही मेजर करते हैं कि ये कितनी है। सीक्रेशन ऑफ द बेसोफिल एंड मास्ट सेल, ये बेसोफिल और मास्ट सेल को सीक्रेशन कर देती है, जो हिस्टामीन वगैरह बना देता है, जिससे अपने स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। होता क्या है, जैसे अगर हनी बी का कट वाला केस होता है, मधुमक्खी के काटने से क्या होता है, IgE का प्रोडक्शन होगा। IgE क्या करेगा, बेसोफिल और मास्ट सेल रिलीज करेगा। मास्ट सेल क्या बनाएगा, हिस्टामीन बनाएगा, तो उससे अपने क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। देन IgD, ये डेल्टा से मेडअप होती है और ये एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन करती है। जब भी कोई एंटीजन अगर अपनी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले आती है उसमें IgM, उसके बाद में आती है IgG। तो इससे अपन को पता चल जाता है अगर किसी के बॉडी में IgM है, इसका मतलब है इन्फेक्शन अभी 2-4 दिन में ही हुआ है। और अगर IgG आ रही है, इसका मतलब है कि 8 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि पहले IgM था और फिर इसके बाद में IgG बना था। डेंगू में 2 टेस्ट करते हैं, वो यही होता है, IgM और IgG का होता है। एलर्जिक में अपन जो टेस्ट करते हैं वो IgE का करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कोल्ड एंड स्टिनर इन 1901 फर्स्ट इंट्रोड्यूस, मतलब सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, कोल्ड एंड स्टिनर ने किया था। देन आता है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आर 4 टाइप। फर्स्ट AB O। ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन RBC की सरफेस पर, RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है उसमें। जैसे A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन A होगा, एंटीबॉडी इसका अपोजिट होगा, मतलब एंटी B होगा। ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन तो B होगा लेकिन एंटीबॉडी A होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसका मतलब इसमें एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, नॉन होगा। देन ब्लड ग्रुप O है, O मीन्स 0, तो एंटीजन कुछ नहीं होगा, नॉन होगा, और एंटीबॉडी A एंड B बोथ आर प्रेजेंट। और जीनोटाइप होता है वो 2 तरह से हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब है जीनोटाइप AA हो सकता है या A के साथ में 0 हो सकता है। ये डोमिनेंट वाला है कि जब रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों साथ साथ होते हैं तो डोमिनेंट ही अपना कैरेक्टर शो करता है। B ब्लड ग्रुप है तो दोनों पे B हो सकता है या एक पे B और एक पे O हो सकता है। AB ब्लड ग्रुप है तो यही केस बन सकता है, केवल A और B। O ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कुछ नहीं होगा, तो इसको आप या तो OO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी में ब्लड ग्रुप, किसी में RH एंटीजन अगर प्रेजेंट होती है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और RH एंटीजन अगर एब्सेंट होती है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। देन यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि जो सबका ब्लड ले सकता है वो होता है AB ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है वो होता है O। बहुत एंटीजन प्रेजेंट, AB ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें बहुत एंटीजन प्रेजेंट होता है। बहुत एंटीबॉडी प्रेजेंट, O ब्लड ग्रुप में दोनों प्रेजेंट होता है। बहुत एंटीजन एब्सेंट, O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन एब्सेंट होता है। बहुत एंटीबॉडी एब्सेंट, तो AB ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। देन आता है RH फैक्टर। तो टाइप ऑफ RH फैक्टर 5 टाइप होता है। RC 80%, RC स्मॉल 80%, RD 85%, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। RHE 30% होता है और RHE स्मॉल होता है वो 78% होता है। देन इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस में क्या होता है कि जब मदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस जो फर्स्ट बेबी के बाद में फर्स्ट बेबी का एंटीजन मदर में चला जाता है तो उसमें एंटीबॉडी
बन जाती है। वो एंटीबॉडी उसके बाद वाले जो बच्चा है, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, तो उनको क्या करता है, अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस में क्या होता है। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ द एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। ये बोल रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस तब होता है जब RH नेगेटिव वाला पर्सन किसी RH पॉजिटिव ब्लड से मिक्स हो जाए, तो क्या होगा कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट RH एंटीजन एंटीबॉडी बन जाएगी। जैसे कोई RH नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर नेगेटिव वाले में चढ़ा दिया जाए तो नेगेटिव वाले में क्या बन जाएगी, उस RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। तब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होगा। मतलब एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव होना जरूरी है, तो पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव में आना चाहिए। When the मदर ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसके बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होता है, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर विल सेपरेट बाय द प्लेसेंटा। तो पहली प्रेगनेंसी में तो क्या होता है, माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है, सेपरेट होता है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो क्या होता है, बच्चे का थोड़ा बहुत ब्लड किस में चला जाता है, माँ में चला जाता है, तो माँ में क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। During the delivery, the first child, there is a possibility of the expose of the maternal blood to a small amount of the RH of the blood from the fetus. fetus का थोड़ा बहुत ब्लड होता है वो मदर में चला जाता है। प्लेसेंटा का जब ब्रेक डाउन होगा तब थोड़ा बहुत चला जाएगा, तो फिर मदर में क्या बनना, प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। मदर स्टार्टेड द प्रिपरेशन द एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। माँ में बच्चे का ब्लड ग्रुप गया, मतलब RH पॉजिटिव गया, और माँ में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन बी लीक इनटू द फीटस ब्लड एंड डिस्ट्रॉय द फीटस RBC एंड दिस कंडीशन इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये बोल रहा है कि अगर एंटीबॉडी बन गई, फिर अगर दूसरा बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे में क्या हो जाएगा कि ये जो RH एंटीबॉडी थी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बच्चे में चली जाएगी और उस बच्चे में जा करके RBC को लाइसिस कर देगी। RBC को लाइसिस कर देगी तो बच्चे के क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, लेस ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, तो उसके कारण वो क्या हो जाएगा, पेट में अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन आता है ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। भाई किसी की एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो न नहीं हो, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट डिलीवरी होती है, उसके 24 आवर में अपन को anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाना होता है। देखते हैं अवर द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस anti-RHD, तो उसमें क्या करेंगे, anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगेगा। द मदर आफ्टर द डिलीवरी द फर्स्ट चाइल्ड, जैसे ही फर्स्ट बेबी होता है तो उसके बाद में अपन anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। दीज एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड रोगम। जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो क्या है, रोगम है। ये क्या करेगा, मदर में एंटीबॉडी को बनने से रोक देगा। जब मदर में एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं तो सेकंड बेबी भी क्या हो सकता है, नॉर्मल हो जाएगा। देन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है एक से दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना। ये कब करते हैं, जब एक को रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको रिक्वायरमेंट कब होती है, जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उसमें ब्लड लॉस हो जाए, तो अपन क्या करते हैं, एक पर्सन का दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे पहला दिया था वो किसने दिया था, डॉक्टर डेनी था। उन्होंने परफॉर्म किया था फर्स्ट ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूज ऑन द जून 1667। ही ट्रांसफ्यूज ब्लड ऑफ ए शीप इन ए 15-year-old बॉयज़। इन्होंने क्या किया था कि एक शीप, भेड़ का ब्लड लिया और उसको 15 साल के बच्चे में ट्रांसफ्यूज किया था। ये पहला ट्रांसफ्यूजन था अपना। देन आता है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। ब्लड कलेक्शन के बाद में उसको क्या करते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। तो क्या होता है, ब्लड कलेक्शन कैसे करेंगे, कंप्लीट हेल्दी डोनर। ब्लड रिसीव करने के लिए अपन सबसे पहले एक हेल्दी डोनर लेंगे। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ द ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर करते हैं ताकि ख़राब नहीं हो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले, ब्लड बैंकिंग में स्टोर करने से पहले अपन टेस्टिंग करते हैं। उसकी ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो, हेपेटाइटिस B और C, HIV वगैरह ये देखते हैं। अगर ये होता है तो अपन उसको अवॉइड कर देते हैं, HIV और हेपेटाइटिस होता है तो। देन उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन आता है। अब ट्रांसफ्यूजन होता है वो भी दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है ओलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ओलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है एक पर्सन से ब्लड को कलेक्ट किया और दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड इन्फ्यूज द सेम बॉडी टेकन फ्रॉम द सेम डोनर। सेम डोनर का मतलब हो गया कि सम डोनर का मतलब हो गया कि एक ही स्पीसीज में चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट होता है ओलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन।
ऑलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है खुद का ब्लड खुद को ही चढ़ाना। ऐसा सर्जरी में होता है, सर्जरी करने से पहले ब्लड को रिफ्यूजर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, सर्जरी के बाद में वापस चढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं ऑलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। इट इज द कलेक्शन ऑफ द री इन्फ्यूजन ऑफ द पेशेंट ऑन द ब्लड कंपोनेंट, मतलब खुद का ब्लड खुद को ही चढ़ा देता है, तो वो होता है ऑलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं, एक का ब्लड दूसरे को ट्रांसफ्यूज करते हैं। देन प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या रखना होता है अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो मैचिंग ऑफ द एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो अपन एबीओ ब्लड ग्रुप का पता करेंगे कि कौन सा है, फिर उसके बाद में आरएच मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव वो, उसके बाद में अपन टेस्ट करेंगे जैसे एचआईवी वगैरह तो नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, इस ब्लड ग्रुप का भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। कैसे होता है, जैसे एक बेबी था जिसका ब्लड ग्रुप बी था, अब एक कपल बोल रहा था ये हमारा बच्चा है और दूसरा बोल रहा था हमारा बच्चा है, तो अपन ने क्या किया है, फर्स्ट कपल था उसके मेल का ब्लड ग्रुप ओ था और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप था वो ए बी था। जब अपन ने उनके क्रॉस करवा के देखा तो उनके तो ब्लड ग्रुप, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप हो सकता था वो केवल ए और बी हो सकता था। इसका मतलब ये बच्चा है वो फर्स्ट कपल का हो सकता था। लेकिन सेकंड कपल का देखा अपन ने तो ब्लड ग्रुप, मेल का ब्लड ग्रुप ए था और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी था, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और केवल ए ही हो सकता था, बी ब्लड ग्रुप आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये बच्चा कौन से कपल का था, फर्स्ट कपल का था। तो अपन इससे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन होता है वैसे ही क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन होता है जिसमें कोई भी अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, तो वो होता है ऑर्गन डोनेशन डे, सेलिब्रेट करते हैं अपन 13 अगस्त को। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ऑर्गन डोनेशन डे होता है वैसे बॉडी डोनेशन डे भी होता है, बॉडी डोनेट भी होती है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं तो उनको स्टडी के लिए कोई अपनी अगर पूरी बॉडी को डोनेट कर देता है तो वो मेडिकल कॉलेज में स्टडी में वहाँ पे काम आ जाती है। तो ब्लड डोनेशन भी होता है, ऑर्गन डोनेशन भी होता है और बॉडी डोनेशन भी होता है।